एक बड़ी जो घटना आप देखने वाले हैं वह मियामी फ्लोरिडा में अक्टूबर 1994 से जून 1995 के बीच हुई थी। दुर्भाग्य से संगीत ये एक सच्ची कहानी है। मेरा नाम डैनियल लूंगा है। 6 महीने पहले एक रनर जो स्पॉटर के रूप में भी काम करता है एक फिटनेस सेंटर में जाता है और अपने जिम के दीवाने दोस्तों से मिलता है, उन्हें निर्देश देता है। जूस के एजेंट्स हम ऊपर हैं, मेरे सभी हीरो खुद से बने हुए हैं। वे सब कुछ नहीं से शुरू हुए और मेहनत करके परफेक्ट बने और मैं ग्राहकों के मुझे हल्के में लेने से थक गया था। इसके बाद क्या हुआ? संगीत शायद यह तुम्हें मजेदार लगे। मैं मतलब अगर तुम चाहो तो मेरा मतलब था अगली एक्सरसाइज क्या है। संगीत ये दर्द देता है और ज्यादा पाने की चाह में वह सन जिम में नौकरी के लिए आवेदन करता है। उसका लक्ष्य था बुजुर्ग और अमीर ग्राहकों के साथ काम करना और वह वादा करता है कि कंपनी की कमाई 3 गुना कर देगा। वह यही बात एक बॉस से कहता है, फिर दूसरे से और फिर एक और से, यहाँ तक कि एक बुजुर्ग महिला की तारीफ भी करता है ताकि वह उसे अपने पक्ष में कर सके। उन आंखों को देखो, वाह। वह पहले बॉस को समझा लेता है कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड कोई बड़ी बात नहीं है और उसे तुरंत नौकरी मिल जाती है। जैसा उसने वादा किया था उसके असर से जिम की मेंबरशिप तेजी से बढ़ जाती है। फिर विक्टर जो जिम का एक सदस्य है उसे बताता है कि वह इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता है। ये बात उसके दिमाग में बिजली की तरह दौड़ जाती है। वह मोटिवेशन के लिए एड्रियन को भी अपने साथ जोड़ लेता है। जल्द ही वह वू के कॉन्फ्रेंस में जाता है, फिर से जोश से भर जाता है और वू से निजी मेंटरशिप लेकर लौटता है। अब उसके पास अमेरिकन ड्रीम पाने का एक प्लान है। एक अमीर दोस्त ढूंढो और बिना उसे पता चले उसका पैसा चुरा लो। तुम्हें इससे बेहतर मिलना चाहिए, कुछ करने वाला बनो। तुम कौन हो प्लेबॉय? मैं। ऐसे कहो जैसे तुम उसका शिकार करना चाहते हो, उसकी खाल उतारना चाहते हो और उसका सिर अपनी दीवार पर टांग देना चाहते हो, सुपरमैन जैसा। मैं हूँ। एड्रियन पहले से साथ है, अब उन्हें एक और आदमी चाहिए। वे पॉल को चुनते हैं, एक बहुत बड़ा आदमी, ड्रग्स लेने वाला और पहले जेल जा चुका है। क्या ये माँ का दूध है? माँ का दूध क्यों होगा? यार तुम पहले से बड़े हो लेकिन और बड़े हो सकते हो। ओह माय गॉड, क्या तुमने कभी गर्भवती औरत का दूध पिया है? ये बहुत अच्छा है, आओ तुम भी आजमाओ। सेरेना एक ब्यूटी क्वीन जो बेहतर जिंदगी के लिए अमेरिका आई थी, उसे भी टीम में शामिल किया जाता है। डैनियल को उसमें तुरंत दिलचस्पी हो जाती है। नया आदमी धीरे धीरे समझ जाता है कि टीम उससे क्या चाहती है, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि वह नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। लेकिन दिन बीतने के साथ हालात मुश्किल हो जाते हैं और उसका सहायक उस पर गलत नजर डालने लगता है। यह बात बुजुर्ग आदमी के लिए अच्छी साबित नहीं होती। आखिर वह फिर डैनियल के पास लौटता है। डैनियल समझाता है कि योजना बहुत आसान है, बस पकड़ो और भागो। एक हल्का सा अपहरण जो उन्हें अमीर बना सकता है। वे हथियारों की दुकान जाते हैं, रास्ता ढूंढते हैं और फिल्मी अंदाज में वहां से निकलते हैं। चलो मुझे मारो, मारो मुझे, चलो करो, चीखना। टीम लीडर पूरी योजना समझाता है। डी डे पर जब वे उस घर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर मेहमानों से भरा हुआ है। तीनों घबरा जाते हैं और मिशन छोड़कर भाग जाते हैं जैसे किसी जासूसी फिल्म के नए खिलाड़ी। वह शब्बात मना रहा है, मिशन बंद, मिशन टालो, चलो चलो चलो, मुझे फिर जेल नहीं जाना। वे फिर से योजना बनाने बैठते हैं, एक बेहतर प्लान बनाते हैं, लेकिन वह भी फिर फेल हो जाता है। वह निंजा कैसे बन गया? 2 लोग अजीब से निंजा कपड़े पहनकर गलत जगहों पर अपने टारगेट को ढूंढते रहते हैं। इस बीच वह आदमी जो इस साजिश से बिल्कुल अनजान है, आराम से अपनी कार की ओर चलता है। पार्किंग में परेशान करने पर वह ड्राइवर को गाली का इशारा भी करता है। कुछ ही सेकंड में पूरी टीम एक दूसरे को दोष देने लगती है। डैनियल गुस्से में होता है और बड़ी गलती के लिए मसल मैन पर चिल्लाता है। एक नया प्लान बनाया जाता है। इस बार बड़े आदमी को बाहर रखा जाता है। इस बार अपहरण सफल हो जाता है। एड्रियन बार बार टेजर का इस्तेमाल करता है क्योंकि आदमी हर हाल में मुकाबला करने की कोशिश करता है। चीखना, वे उसे अपने ठिकाने पर ले जाते हैं, कुर्सी से बांध देते हैं और आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। लगभग तुरंत ही पीड़ित डैनियल की खुशबू पहचान लेता है और समझ जाता है कि उसके साथ यह सब कौन कर रहा है। मुख्य साजिशकर्ता जरा भी नहीं रुकता और विक्टर की जिंदगी बर्बाद करने की योजना पर आगे बढ़ता है। छोड़ो यार, जैसे ही मैंने वो बात कही मुझे पता चल गया कि मैंने अपनी किस्मत खुद खराब कर ली। वे पीड़ित को मजबूर करते हैं कि वह अपने परिवार और साथियों को फोन करे और कहे कि उसकी चिंता न करें, वह एक नया अनुभव ले रहा है। इसके बाद उससे उसकी सेक्रेटरी को नौकरी से निकालने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर बड़ा आदमी उसके ऑफिस जाता है और कुछ सामान चुरा लाता है। मुख्य आदमी अपना पुराना काम करता रहता है ताकि कोई शक न हो। पॉल वहीं रुकता है और बंधक की निगरानी करता है। धीरे धीरे दोनों ऐसे बात करने लगते हैं जैसे पुराने दोस्त हों। उन्हें पता चलता है कि दोनों काफी समय से नशा नहीं कर रहे। पॉल अपहरण के लिए माफी भी मांगता है। उसका दिल पिघल जाता है। वह आदमी को खाने के लिए कुछ देता है और वहीं यहूदी पीड़ित को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मना लेता है। डैनियल वापस आता है और पीड़ित से कुछ कागजों पर दस्तखत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। बाद में पॉल विक्टर से दोस्ती वाली बातें करता रहता है। विक्टर उसे एक उपनाम देता है जिसे पॉल खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। डैनियल सेरेना के पास लौटता है। सेरेना उसे डांटती है क्योंकि उसने झूठ कहा था कि वह म्यूजिक वीडियो
डायरेक्टर है। डैनियल पीछे हटने के बजाय झूठ और बड़ा कर देता है। वह कहता है कि वह CIA एजेंट है और उसे भर्ती करना चाहता है। यह बात सेरेना को रोमांचित कर देती है और वह साबित करने का वादा करती है कि वह एजेंट का काम कर सकती है। विक्टर अखबार पढ़ रहा होता है, अपने आंखों पर पट्टी बंधे नए दोस्त को सुनाने के लिए। तभी वह आदमी अचानक भागने की कोशिश करता है। चीखना, वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। पॉल उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। बाद में उसे बहुत अपराध बोध होता है। मुख्य आदमी लगातार तरीके ढूंढता रहता है कि पीड़ित को तोड़ा जाए और उससे दस्तखत करवाए जाए, लेकिन वह आदमी बहुत मजबूत इरादों वाला होता है। अब साइन करने के लिए तैयार हो? नहीं। बार बार कोशिश और कठोर यातना के बाद आखिरकार वह हार जाता है और दस्तखत कर देता है। अब साइन करने के लिए तैयार हो? मुझे तुमसे नफरत है। अब उसका अगला पड़ाव फाइनेंस ऑफिस होता है। वहां डैनियल विक्टर के साइन किए हुए कागज जमा करता है ताकि उसका पैसा ट्रांसफर हो सके, लेकिन बैंक अधिकारी बताता है कि पैसे ट्रांसफर करने के लिए विक्टर और एक नोटरी का खुद वहां होना जरूरी है। ये मिशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। डैनियल घबरा जाता है और गुस्से में आ जाता है। वह जॉन नाम के एक नोटरी से मिलता है और उससे स्टैंप देने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। तब डैनियल विक्टर के साइन का इस्तेमाल करके एक जिम प्रतियोगिता की स्पॉन्सरशिप मंजूर कर देता है। इससे बॉस को नोटरी के तौर पर अपने स्टैंप का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है। फाइनेंस ऑफिसर इसी से काम चला लेता है और ट्रांसफर मंजूर कर देता है। डैनियल बाहर निकलता है खुद को एक कामयाब चोर समझते हुए, लेकिन बॉस को एहसास होता है कि अगर विक्टर जिंदा रहा तो वह उसे पहचान सकता है। रहा तो पॉल की जान ज्यादा खतरे में होगी। वे विक्टर को शराब पिलाते हैं, कार में बैठाते हैं और एक नकली एक्सीडेंट दिखाते हैं। किस्मत से एड्रियन ने उसे सीट बेल्ट बांध रखी थी, इसलिए उसे बस हल्की चोटें आती हैं। डैनियल कार में आग लगा देता है, लेकिन जब वे अपनी गाड़ी की ओर लौटते हैं तो वह आदमी जलती हुई कार से बाहर निकल आता है, बस थोड़ी जलन के साथ। अब बॉस पॉल को समझाता है कि उसे गाड़ी से कुचल दो। पॉल ऐसा करता है, फिर भी वह आदमी जिंदा रहता है। बॉस ड्राइवर को फिर से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने को कहता है। इस बार उसके चेहरे पर टायर चढ़ाकर उसे मारने की कोशिश करता है। वे वहां से भाग जाते हैं और ठीक उसी समय पुलिस पहुंच जाती है और विक्टर की जान बच जाती है। मैं तब भी जिंदा था। अस्पताल में बुरी तरह घायल चेहरा लिए विक्टर पुलिस को अपनी कहानी बताता है, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती। वे सोचते हैं कि वह खुद कोई अपराधी है जो दूसरे अपराधियों से टकरा गया। विक्टर एड नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव को फोन करता है, मदद मांगता है, लेकिन एड केस लेने से मना कर देता है। फिर भी इंसानियत के नाते वह विक्टर को सलाह देता है कि वह तुरंत अस्पताल छोड़ दे। कुछ ही देर बाद तीनों अपराधी डॉक्टर के कपड़ों में अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वार्ड खाली होता है। एक असली डॉक्टर डैनियल से सवाल करता है। डैनियल झूठ बोलता है कि वह भी सर्जन है। डॉक्टर यूं ही बता देता है कि पुलिस उस मरीज की कहानी पर विश्वास नहीं कर रही कि बॉडी बिल्डरों ने उसे टॉर्चर किया। यह सुनकर अपराधियों को राहत मिलती है। वे लूटे हुए पैसों का मजा लेने लगते हैं। महंगी गाड़ियां, नए अपार्टमेंट, लड़कियां और ऐश। डैनियल विक्टर के अपार्टमेंट में भी रहने लगता है। कहता है कि विक्टर ने उसे गिफ्ट दिया था और वह किसी और औरत के साथ भाग गया। जैसे जैसे ऐश की जिंदगी चलती रहती है, एड्रियन अपनी गर्लफ्रेंड से शादी के लिए पूछता है। पॉल सेरेना के साथ रिश्ता शुरू करता है और फिर से अपने पुराने नशे में पड़ जाता है। आखिरकार एड विक्टर की मदद करने का फैसला करता है। वह अपराधियों पर नजर रखने लगता है और विक्टर की पुरानी कंपनी के कर्मचारियों से मिलता है। सब डैनियल की तारीफ करते हैं, जो अब उनका नया बॉस है। डैनियल और उसकी टीम पड़ोसियों को इकट्ठा करती है और एक सेमिनार रखती है कि हमलावरों से खुद को कैसे बचाया जाए। इससे उनकी अच्छे पड़ोसी की छवि बनती है। बाद में प्राइवेट डिटेक्टिव सन जिम में ज्वाइन करता है और डैनियल से बात शुरू करता है। कहता है कि विक्टर ने यह जगह सुझाई थी। यह सुनकर डैनियल असहज हो जाता है, हालांकि वह जबरदस्ती मुस्कुराता है। इस बीच पॉल अपना सारा पैसा होटल सेरेना के लिए महंगे सामान और नशे में उड़ा देता है। परेशान होकर वह चोरी करने लगता है। दुर्भाग्य से पुलिस से एक छोटी सी पीछा के बाद वह चुराया हुआ बैग खोलता है और जोरदार धमाका उसके चेहरे पर होता है। पुलिस उसे पकड़ने पहुंचती है, लेकिन वह किसी तरह भाग जाता है। फिर उसे दोबारा दौड़ाया जाता है। इस बार गोलियां चलती हैं। वह बड़ा आदमी भागता है, नदी में कूद जाता है। भागते समय उसके पैर की एक उंगली गोली से उड़ जाती है। फिर भी वह पुलिस से बच निकलता है। आखिरकार वह एड्रियन की शादी में पहुंचता है, बिल्कुल बेघर आदमी जैसा दिखता हुआ। वह डैनियल को बताता है कि उसने एक और अमीर आदमी ढूंढ लिया है नए काम के लिए, लेकिन डैनियल उसे डांटता है कि उसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया और अब फिर से काम चाहता है। जब नया नया शादीशुदा एड्रियन अपने दोस्तों से मिलता है तो वह पॉल का साथ देता है। वह बताता है कि उसने भी नया घर खरीदने में सारा पैसा खर्च कर दिया है और अब उसे पैसे चाहिए। अपने छिपने के ठिकाने पर विक्टर जॉन को फोन करके सब कुछ बताता है, जो बॉडी बिल्डरों ने उसके साथ किया। वह
वह वही अंदाज अपनाता है जैसे उसने पुलिस से बात की थी। जॉन यह जानकारी डैनियल तक पहुंचाता है, लेकिन डैनियल उसे शांत करने के नाम पर नदी में धक्का दे देता है। जब विक्टर फिर फोन करता है तो डैनियल जॉन से उसका पता निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर मना कर देता है। फिर भी डैनियल कॉल ट्रेस कर लेता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि विक्टर भाग चुका है। टीम रिसेप्शनिस्ट से जानकारी लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह बताने से मना कर देता है कि विक्टर के कमरे का खर्च कौन देता है। पॉल उसे धमकाता है और बाहर ले जाता है, जिससे डैनियल सच्चाई जान लेता है। वह एड होता है, वही जिम वाला जो उसका क्लाइंट था। वे डिटेक्टिव के घर पर हमला कर देते हैं, ये जाने बिना कि वह पुलिस चीफ के साथ बाहर है। उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि विक्टर निर्दोष है। अपराधी घर पर नजर रखते हैं, तभी पुलिस की गाड़ियां आती हैं और एड को छोड़ देती हैं। तीनों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। एड की पत्नी विक्टर का मैसेज दिखाती है। एड विक्टर के छिपने की जगह जाता है और उसे घर ले आता है इलाज के लिए। इस बीच डैनियल समझ जाता है कि अब उसे कोई और चाल चलनी होगी। वह एक नया प्लान बनाता है। टीम फ्रैंक से मिलती है और एक प्रस्ताव रखती है जिससे वे एक भारतीय बाजार में घुसपैठ कर सकें। फ्रैंक पैसा लगाने के लिए मान जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना को भी साथ लाता है। मीटिंग एड्रियन के अपार्टमेंट में होती है जब उसकी पत्नी काम पर होती है। बाकी लोग क्रिस्टीना से मजाक करते हैं और डैनियल और फ्रैंक अलग कमरे में बात करते हैं। फ्रैंक मानता है कि उसे डैनियल की काबिलियत पर भरोसा नहीं है और उन्हें नौसिखिया कहता है। यह सुनकर डैनियल गुस्सा हो जाता है। बात बढ़कर लड़ाई में बदल जाती है और धक्का मुक्की में फ्रैंक का सिर वजन वाली प्लेट से कुचल जाता है। क्रिस्टीना अंदर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को खून में पड़ा देखती है। वह तुरंत बंदूक निकालती है, लेकिन डैनियल गोली रोक लेता है। बाकी लोग दौड़कर आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसे घोड़े को बेहोश करने वाली दवा का इंजेक्शन देते हैं। अब एक लाश है और दूसरी औरत बेहोशी की हालत में है। डरा हुआ एड्रियन खून साफ करने का आदेश पाता है, जबकि डैनियल और पॉल फ्रैंक के घर जाते हैं तिजोरी खोलने के लिए। क्रिस्टीना से मिला कोड काम नहीं करता। जब वे एड्रियन को फोन करते हैं कि वह फिर पूछे तो वह भी बेकार जाता है। क्रिस्टीना भागने की कोशिश कर चुकी थी, उसे फिर इंजेक्शन दिया गया और शायद वह मर चुकी है। वे जो भी कीमती सामान मिलता है ले लेते हैं। जाने से पहले पॉल बिना वजह अपनी कटी हुई उंगली फ्रैंक के पिल्ले को दे देता है। बाद में वे दोनों लाशों को एड्रियन के अपार्टमेंट से एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं और अगला प्लान बनाने लगते हैं। इस बीच विक्टर का कुत्ता जो एड्रियन के पास था भाग जाता है और एक पहचाने हुए आदमी के पास पहुंच जाता है। वह आदमी पुलिस को गायब कुत्ते की खबर देता है। फ्रैंक का कुत्ता वह कटी हुई उंगली अपने पास रखता है। जब फ्रैंक की एक साथी वहां पहुंचती है तो वह घबरा जाती है और पुलिस को फोन कर देती है। जांच सही मायनों में शुरू हो जाती है। डैनियल और एड्रियन लाशें साफ करने का सामान खरीदते हैं, लेकिन पहले जांच उंगलियों के निशान मिटाने के लिए एड्रियन की पत्नी घर लौट आती है। जब वह कचरा बाहर फेंकती है तो देखती है कि डस्टबिन खून लगे कपड़ों से भरा है। वह डर जाती है। उसी दिन पुलिस चीफ आखिरकार फ्रैंक और उसकी गर्लफ्रेंड के गायब होने को इन बॉडी बिल्डरों से जोड़ देता है और यह केस एड के ध्यान में भी आ जाता है। डैनियल और एड्रियन काम पूरा करने के लिए एक बेहतर चेनसॉ खरीद कर लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि पॉल खुले में मरे हुए लोगों के हाथ आग पर सेंक रहा है। नशे में और दिमाग व भावनाओं में उलझा हुआ पॉल टीम के लिए एक नोट छोड़ता है और यह कहकर भाग जाता है कि यह उसने धार्मिक कारणों से किया है। बाकी बचे दोनों काम जारी रखते हैं। लाशों को एक बड़े ड्रम में भरते हैं और नदी में फेंक देते हैं। पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ अपने अफसरों को ऑपरेशन समझाता है और सबको एक साथ अपराधियों को पकड़ने भेजता है। अंतिम दिन पर पॉल के पुलिस गाड़ी से टकराने से पहले ही पुलिस एड्रियन और उसकी पत्नी को घर से बिना किसी विरोध के गिरफ्तार कर लेती है। बाद में मसल मैन एक चर्च में मिलता है और बिना विरोध किए हिरासत में ले लिया जाता है। डैनियल गोली चलने के बावजूद गिरफ्तारी से बच निकलता है और विक्टर की नाव से भाग जाता है। विक्टर अपनी संपत्ति वापस पाकर पुलिस को बताता है कि बहामास में एक गुप्त जगह है जहां पैसा छिपा हो सकता है। एड समझ जाता है कि डैनियल वहीं जा सकता है। जब कोस्ट गार्ड नदियों की तलाशी ले रही होती है, टीम सिटी ऑफ आइलैंड्स पर कार्रवाई की तैयारी करती है। डैनियल वहां पहुंचता है और खुद को विक्टर बताकर अपने बैंक खाते बंद करवाता है। मैनेजर उसकी बात मान लेता है। वह फ्लाइट के दौरान वह शेखी बघाड़ता है कि वह लगभग बच ही गया था, लेकिन विमान उतरते ही वह हैरान रह जाता है। पूरा पुलिस स्टेशन उसे पकड़ने के लिए खड़ा होता है, मानो वह कोई अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हो। कोर्ट में सेरेना अब भी मानती है कि वह CIA एजेंट है। एड्रियन की पत्नी उससे तलाक लेती है और अदालत में उसके खिलाफ गवाही देती है, यहाँ तक कि उसकी मर्दाना कमजोरी का मजाक भी उड़ाती है। डैनियल को भरोसा होता है कि उन्हें हत्याओं से जोड़ा नहीं जा सकता। जब नदी से ड्रम निकाले जाते हैं तो उनमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलता, लेकिन क्रिस्टीना के ब्रेस्ट इम्प्लांट सबूत
सबूत बन जाते हैं। पुलिस उनके सीरियल नंबर कंपनी तक ट्रेस कर लेती है। पॉल, जो अब पछता रहा होता है, सब कुछ सच सच बता देता है। वह डैनियल और एड्रियन को कातिल कहता है और डैनियल को एक चालाक मास्टरमाइंड बताता है। डैनियल सोचता है कि कोई भी एक नशेड़ी की बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उनकी किस्मत तब खत्म हो जाती है जब विक्टर उनके खिलाफ गवाही देने आता है। मसल मैन को 15 साल की सजा मिलती है। वह उदास होने के बजाय इसे स्कॉलरशिप की तरह लेता है, जेल के कोयर में शामिल होता है और संत की तरह भजन गाता है। वहीं डैनियल और एड्रियन, जो असली अपराधी थे, उन पर कानून की हर सख्त धारा लगाई जाती है। डबल मर्डर, रैकेटियरिंग, जबरन वसूली की कोशिश, चोरी, हत्या की कोशिश, हथियारबंद लूट, सेंधमारी, पैसा सफेद करना और जालसाजी जैसे गंभीर अपराध। एड उनकी होशियारी को एक ही लाइन में पूरी तरह समझा देता है। जूरी को उनका फैसला करने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं, मौत की सजा। जेल के पीछे डैनियल इस पूरी तबाही पर सोचता है। वह जोर देकर कहता है कि यह सब बस अमेरिकन ड्रीम के पीछे एक साधारण दौर से शुरू हुआ था, और सब कुछ होने के बावजूद वह दावा करता है कि वह फिर से खड़ा होगा और वापस लौटेगा उस चीज के पास जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है, फिटनेस। और इसी के साथ इस पागल, अविश्वसनीय लेकिन सच्ची कहानी पर पर्दा गिर जाता है।